नमस्कार दोस्तों, आज के डायलम्स न्यूज़ के पॉडकास्ट सेशन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के गणमान्य अतिथि यूपी बार काउंसिल के मेंबर श्री विनोद कुमार पांडे जी। आइए सबसे पहले उनसे उनके जीवन के बारे में कुछ वार्तालाप करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलम्स न्यूज़ के इस पॉडकास्ट सेशन पर। इस पूरे डायलम्स परिवार की तरफ से हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे और कब हुई। यह क्षेत्र जो है मैम, जो विधि का क्षेत्र है, वह संविधान का निर्वहन करने के लिए, पालन करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए और समाज में न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, यूँ कहिए कि समाज को ही संचालित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और शुरू से ही मेरा समाज के प्रति रुझान रहा है और समाज के दायित्वों के प्रति रुझान रहा है। इसीलिए ये सदस्य बनने से पहले मैं अपने यहाँ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था सन 2021 में, और इसी के सहारे में समाज को एक दिशा और समाज को एक दशा और उनकी जो न्यायिक अभिरुचि है, जो न्यायिक व्यवस्था से यूँ कहिए कि समाज की उठता हुआ विश्वास है, उसको अपने प्रयत्न से यथासंभव सहयोग करके पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और जब आप उसमें उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जब आगे बढ़ेंगी तो रुचि स्वतः दिन प्रतिदिन बढ़ती चली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे, वो ये होगा कि न्यायपालिका का जन्म भारतवर्ष में किस उद्देश्य से हुआ था और कब हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि न्यायपालिका जो है वो ब्रिटिशर्स के समय से या ब्रिटिश काल से है, तो हो सकता हो एक आम आदमी के लिए ये जानकारी पूरी ना हो, पर्याप्त ना हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यायपालिका का जन्म कब हुआ था। वस्तुतः मैम देखिए, यह प्रश्न तो बहुत बड़ा प्रश्न है। न्यायपालिका तो जब से समाज का निर्माण हुआ किसी न किसी रूप में हर समय रही। राजतंत्र में भी न्यायपालिका थी, उसका स्वरूप अलग था। लोकतंत्र में भी न्यायपालिका है, उसका स्वरूप अलग है। बगैर न्यायपालिका के समाज का अस्तित्व की कल्पना करना बिल्कुल सही, मतलब पशु जीवन के बराबर। पशु जीवन के बराबर। हाँ, लोग कहते हैं कि ये सब इस समाज का आधार है। तो जब से समाज है, जब से लोग है, जब से जीवन है, तब से न्यायपालिका है। जी बिल्कुल। और उसके जन्म के विषय में हमने बता दिया। अब उसकी उपयोगिता क्या है। राजतंत्र में न्यायपालिका राजतंत्र के हिसाब से चलती रही, ब्रिटिश काल में न्यायपालिका उनके हिसाब से चलती रही। जब हम लोगों ने आजादी प्राप्त की तो दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि वही जो ब्रिटिश काल का जो संवैधानिक व्यवस्था थी, क्योंकि हम उस समय शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से काफी दबे कुचले लोग थे। आज का परिवेश और 1947 का परिवेश भिन्न था। वैसे में कितने बड़े संविधान का निर्माण करना, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की कल्पना करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो निसंदेह हम लोगों ने कुछ उनके संवैधानिक और न्यायपालिका से व्यवस्थाओं को अडॉप्ट किया। उनसे कुछ चीजें कहीं न कहीं से वो बेस बना हमारे। जी जी जी। और आज की जो न्यायपालिका है वहीं से शुरुआत। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे एज अ एजुकेशनिस्ट और मुझे अपने काम आदमी को भी, ये जो बार काउंसिल है, इसका जुडिशरी के साथ क्या संबंध है? क्योंकि ये एक शब्द हम लोग कई बार सुनते हैं, वहाँ से जुड़े लोगों की बहुत सारी बातें अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी होती है, ये नाम कई बार आता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो हमें बहुत समझ में नहीं आया था। बार काउंसिल भारतीय राज्य विधिक परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा। संविधान प्रदत्त तो उसके अधिकार है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा। उसके अधिकार भी संविधान प्रदत्त है। जैसे मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस, मतलब डॉक्टर IMA ही बनाएगा, राइट। वैसे वकील को लाइसेंस बार काउंसिल ही देगी। बार काउंसिल। तो एक सबसे बड़ी भूमिका तो यह है कि न्यायपालिका में हम
एक वकील, अच्छा वकील देने का प्रयास करें। प्रयास। दूसरी एक जिम्मेदारी ये है, दायित्व है कि हम अपने वकील दिए हुए लाइसेंस का दुरुपयोग ना हो, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट न करें, वकील या वकील के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। इसका हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोई अगर वकील करता है तो उसकी शिकायत भी हम देते हैं। एक तरह से एक रेगुलेटरी बॉडी है, अगर हम ऐसे आम भाषा में कहना चाहें। समाज का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो आज हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों की कारावास में भी अपनी सजा काट रहा है। और एक ये दुखद बात है, ये जो असंतुलन है समाज में आ गया है, क्योंकि अब आप सबको उस चीज़ से रोज़ मिलते हैं, रोज़ ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या न्यायपालिका एक मुजरिम को, एक कॉन्विक्ट को उसकी सज़ा पूरी होने के बाद समाज में पुनः स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाती है या उठा रही है? ऐसा कहीं कुछ हो रहा है? न्यायपालिका मुजरिम को चाहती है अपने कारागार से ही, वो कारागार एक तरह से न्यायपालिका की अपेक्षा में होता है। वो जब कोई मुजरिम न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, जुडिशरी में आता है, तो न्यायिक अपेक्षा में रहता है। अब चूंकि न्यायपालिका तो ये अपना गरिमा है, अपना एक काम है, अपना एक दायित्व है, वहां से वो कार्यपालिका के हाथ में देता है कि आप मेरी न्यायिक अभिरक्षा में रखे गए मुजरिम की अच्छे से देखभाल करें और उसको जोड़ें। इसीलिए आपको समय समय पे जानकारी लगती होगी कि जेल से किसी ने इंटर कर लिया, जेल से किसी ने किताब लिख दिया, जेल से किसी ने अच्छे लोग पैदा होते हैं, प्रयास से किया जाता है। अब यह दायित्व तो कार्यपालिका के भी है, समाज का भी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि यह भारतवर्ष के हर उस व्यक्ति का है कि वो जो लोग जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रहे हैं या एक सजा जिनको मिल चुकी है, अपने उसको पूरी कर चुके हैं, उनको एक अवसर जरूर दिया जाए और देना भी चाहिए। तो अगर इस पे कुछ कार्य हो रहा है तो और यह दायित्व समाज का सबसे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें न्यायपालिका कार्यपालिका हम आप दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, ये सर ये जो अभी का ये जो नया बदलाव है, ये जो सीपीसी और आईपीसी को लेकर के, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान का बदलाव तो है नहीं। अच्छा, जो संविधान का निर्माण हुआ है उसके मूल का ये बदलाव नहीं है। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं, आप जनरल चीज समझिए कि किसी शहर का नाम बदलने से शहर नहीं बदल जाता। किसी रोड का नाम बदल दीजिए तो उपयोगिता नहीं बदल जाती। हाँ भाई, अब इतने सारे नाम बदले तो प्रयागराज। सही बात है। संविधान के जो मूल व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके नामकरण का बदलाव है, थोड़ी धाराओं का बदलाव है, मूल का बदलाव नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई विशेष कोई त्वरित लाभ हम लोगों को न्यायपालिका में होनी है। अच्छा, तो ये जो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये जो भारतीय न्याय संहिता, इनके अब ये एक चीज, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। देखिए, न्यायपालिका को जल्दी सरकारें छेड़ती नहीं क्योंकि ये उनके अधीन तो है नहीं। बिल्कुल, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब एक अच्छा पहल ये है, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका में बहुत देर होते आने, तो ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत है, बदलने की शुरुआत है कि शहर का नाम बदल रहा है तो हो सकता है शहर की दिशा बदल जाए, तो शुरुआत है। अभी जो बदलाव हुआ उससे बहुत ज्यादा असर नहीं है, मगर ये पहल अपने आप में ये चीज दर्शाता है कि हो सकता है हम कभी संविधान में भी बदलाव लाएं, तो इसका असर पड़े समाज पे, न्यायपालिका पे, न्यायिक व्यवस्था पे इसका असर पड़े। तो आप कहने तो मेरा अगला प्रश्न आपके इस उत्तर से जुड़ा हुआ है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं इस बात को बचपन से मेरे मन में ये था कि मैं किसी से ये पूछूं, सुना मैंने बहुत है। एक अंग्रेजी की लाइन है, उसमें कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या विचार है आपके इस पर? एकदम सही विचार है। अच्छा, हाँ, एकदम सही विचार है। देखिए, इसमें कहीं जो सही चीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर इसके लिए सिर्फ न्यायपालिका दोषी नहीं। अब देखिए, दो पक्ष है, एक सच का पक्ष है, एक झूठ का पक्ष है। कहीं भी आप देखिए न्यायपालिका की व्यवस्था देखिए, हम अपने संविधान से बंधे हुए हैं,
बिल्कुल। एक सच है, एक झूठ है। सच भी वकील के पास जाता है, झूठ भी वकील के पास जाता है। वकील का दायित्व है कि हम दोनों का ईमानदारी से निर्वहन करें। हमने फीस लिया है, तो जब झूठ जाता है तो कहता है कि जो न्यायिक व्यवस्था में कमियां हैं उसको ढूंढ के आप जितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि उसका लाभ उसको ही है। बिल्कुल। अब हम एज ए वकील नहीं होना चाहिए, मगर एज ए वकील जब हम उसके काम को पकड़ते हैं तो उसकी बातों को सुनते हैं। एक तो कमी यह है। दूसरी कमी यह है कि आज का दुर्भाग्य, आज के समय में भी किसी भी कोर्ट में कोई भी न्यायालय पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। जैसे कहीं अगर 70 कोर्ट हैं तो 10 तो खाली हैं, 20 तो खाली हैं। फंक्शनिंग नहीं है सही। और इतनी प्रक्रिया जटिल है न्याय, इतनी जटिल प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था ये भी है, जैसे आपने ये कहा तो सही, एकदम सही कहा, मगर हमारे यहाँ एक व्यवस्था ये भी है कि किसी भी कीमत पर न्याय से गलत तो अन्याय काम न हो। कोई जैसे एक अपराधी छूट जाए, 2 अपराधी छूट जाए, ठीक है, मगर किसी निर्दोष को सजा न होने पाए। मैं बिल्कुल। इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि आप साक्ष्य अधिनियम में जाइए, सबकी गवाही सुनिए, सबकी बातों को सुनिए, जितना हो सके उस प्रक्रिया को अपनाइए कि उस गलत निर्णय ना हो जुडिशरी से ना। तो इसमें स्वतः डिले होता है। मतलब 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा ना, मतलब जनरल आदि न छूटे, इस पे तो ध्यान दिया जाता है। मगर अगर ऐसा कहीं चूक हो जाए वो तो चल निर्दोष को नहीं, मगर निर्दोष को दंडित न किया जाए। तो ये तो हम जब साक्ष्य देखेंगे, मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें टाइम लगता है। मुझे लगता है ये आत्मीयता के स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी बड़ी एक गूढ़ बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका का कहीं कोई दोष है। मुझे लगता है कि शायद मशीनरी का जो निचला वर्ग है वो इस पे बहुत ज्यादा अभी शायद काम नहीं करे। उसमें एक दिक्कत है, देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के विवाद आते हैं। एक विवाद तो क्रिमिनल्स के हैं, एक विवाद रेवेन्यू के हैं। क्रिमिनल्स के विवाद तो अब प्रायः पहले से त्वरित हुए हैं, मगर रेवेन्यू के विवाद में समस्या ये है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे हमने लोअर कोर्ट में जो आदेश पारित किया, ये जनरल लोग जानते हैं, समाज के हर प्राणी जानते हैं, आप भी जानती हैं, कोई लड़ने वाला अनपढ़ गंवार नहीं जानता है कि हमारे यहाँ अपीलेट कोर्ट है जी। तो हम मान लीजिए 2 साल 4 साल में लोअर कोर्ट से कुछ पाए, न्याय हुआ, तुरंत उसका अपील कर दिए, फिर वो जिसका तस विवाद रह गया तो पूर्ण न्याय हम पाते पाते सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, डिले हो जाता है। इन सब विषयों पे सोचना चाहिए समाज को, संविधान को, संसद को, कि क्या उपाय हम करें कि हमारा न्याय त्वरित हो। क्योंकि दीवानी का मुकदमा है, वकील भी जानता है और सही वकील राय भी देता है कि आप आज मुकदमा करिए तो तीसरे पीढ़ी में भी फैसला मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसका कारण यही है, वकील और न्यायिक व्यवस्था नहीं है। हम तो भाई हमारा जो दायित्व है हमने बना रहे, मान लीजिए बात क्या बना से फैसला हो गया तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन सब से ये डिले होता है। एक्सेप्ट है कि वास्तव में न्याय में देरी हो जा रही है। सर, मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे इस संस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ के बच्चों से जरूर जुड़ा हुआ है, लॉ को या लीगल प्रोफेशन को अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी क्या इस प्रोफेशन को आगे ले जा सकती है, इसमें उनका भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी के लिए न्यायपालिका एक बहुत बड़ा विकल्प है और आपको बता दें कि न्यायपालिका का क्षेत्र बड़ा है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे न्याय की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां न्याय की जरूरत नहीं। तो भविष्य तो है, जहाँ हमारी उपयोगिता है हम भविष्य है। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि अभी तो 10-20 कोर्ट काम ही नहीं करते हैं, बहुत है, बहुत तो हो सकता हो कि अंडर स्टाफिंग। और आपको बता दें इस फील्ड में जेंट्स और लेडीज दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, चाहे जुडिशरी हो, एडवोकेसी हो, बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, इंटरनेशनल लेवल का क्षेत्र है जी। तो बहुत भविष्य है। बीएचयू से तो तमाम लड़के हर साल पीसीएसजे में आते हैं, लड़कियां आती हैं। आप आज अगर कचहरी कभी जाए तो कम से कम 20 कोर्ट ऐसे होंगे जहाँ लेडीज काम कर रही हैं। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है ये और हर सेक्टर में इसकी उपयोगिता है। बिल्कुल। अब तो देखिए कॉर्पोरेट लॉयर्स भी आते हैं,
सिविल में भी बहुत सारे हर जगह हमने इसीलिए एक शब्द कर दिया कि कोई ऐसा समाज कहानी नहीं है जो न्याय से उसको किसी न किसी रूप में ये सेक्टर चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये रोचक बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारा ज्ञान हमें अर्जित हुआ, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है कि एक आम आदमी न्यायपालिका से दूर ही रहना चाहता है, नजदीक जाना चाहिए, लेकिन आपकी बात से लगा कि नजदीक जाना चाहिए। आप न्यायपालिका के नजदीक नहीं है तो समझिए अब समाज से दूर है, क्योंकि न्याय की व्यवस्था या उसकी स्थापना सिर्फ न्यायपालिका का नहीं बल्कि एक आम आदमी की जिम्मेदारी, जो आपने भी अभी कहा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। और आई वुड एड्रेस टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट अभी आपने सुना दैट there is a lot of potential in the corporate law field as well as in many other areas of legal field. So I would request all my youngsters, all the students of DALIMS to please explore this and start taking legal profession as one of your aspiring professions. Thank you all of you.